आजकल धान की फसल में तने की सुंडियों के शदीद हमलों ने काश्तकारों को परेशान कर रखा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि बार बार स्प्रे करने के बावजूद भी इन हमलों की शिद्दत में कोई कमी नहीं हो रही। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਕਲੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਰਤਬਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਤਣੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ नहीं ले रही। आज हम आपको बताएंगे कि तने की इन सुंडियों का तरीका वारदात क्या है और इनको काबू करने की बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है। दरअसल धान के तने पर एक ही तरह की सुंडी हमला नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान में ज्यादातर 2 तरह की सुंडियां तने पर हमला आवर होती हैं, जिनमें से एक तने की जर्द सुंडी और दूसरी है तने की सफेद सुंडी। इन दोनों कीड़ों के परवाने और सुंडियां मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फसल को नुकसान पहुंचाने का इनका तरीका वारदात दोनों का एक जैसा है। अब जरा देखिए, ये तने की सुंडी है और आप देख सकते हैं कि जर्द सुंडी के परवाने के पर जर्द रंग के हैं और अगले परों पर एक नुमाया स्याह धब्बा मौजूद है। इसी तरह आप देखिए, ये धान के तने की सफेद सुंडी है और इससे निकलने वाले परवाने का रंग निस्बतन सफेद है। अगर आप इन परवानों को खेत में तलाश करना चाहें, ढूंढना चाहें, तो सुबह के वक्त आप फसल का मुशाहदा करें। अगर आप सूरज की तरफ पुष्ट करके खेत पर नजर दौड़ाएंगे तो ये परवाने आपको पत्तों के सिरों के ऊपर बैठे हुए नजर आएंगे। इब्तदाई उम्र में तो ये दोनों सुंडियां सफेद मुटियाली या तकरीबन शफाफ सी नजर आती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें फर्क वाजे होता चला जाता है। सफेद सुंडी की रंगत ज्यादा सफेद हो जाती है, जबकि जर्द सुंडी में हल्का सा जर्द रंग नुमाया होने लगता है। अब सोचने वाली बात यह है कि धान की फसल पर इतने ज्यादा परवाने आते कहां से हैं। धान के तने की सुंडियां धान की फसल के अलावा किसी दूसरी फसल पर गुजर बसर नहीं कर सकती। धान की कटाई के बाद जब सर्दी शुरू होती है तो आखिरी नस्ल की सुंडियां कैप्सूल नुमा प्यूपे की शक्ल इख्तियार करके सर्दियां गुजारती हैं। फिर मार्च और अप्रैल में जब मौसम जरा बेहतर होता है, जरा गर्म होता है, तो इन कैप्सूलों से या इन प्यूपों से परवाने निकलना शुरू हो जाते हैं और निकलते ही ये परवाने धान की फसल को तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मार्च अप्रैल में धान की फसल या नर्सरी मौजूद ना हो तो पहली नस्ल के बहुत से परवाने और इनसे निकलने वाली बहुत सी सुंडियां खुराक ना मिलने की वजह से मर जाती हैं। लेकिन अगर उस वक्त धान की नर्सरी मौजूद हो तो परवाने वहां नर्सरी पर पहुंचते हैं, अंडे देते हैं और फिर इन्हीं अंडों से निकलने वाली सुंडियां धान की फसल को मजीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। अब आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि धान की नर्सरी 20 मई से पहले ना लगाने की हिदायत क्यों की जाती है। इसका सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि तने की सुंडियों की जो पहली नस्ल है उसको धान की फसल दस्तयाब ना हो। यानी नर्सरी जितनी देर से काश्त होगी जून जुलाई में, तो पहली नस्ल के लिए खुराक का मसला इस कदर बढ़ जाएगा कि भूख से ज्यादातर सुंडियों की मौत बाकी हो जाती है। जिस साल सुंडियों की यह पहली नस्ल बड़ी तादाद में भूख की वजह से खत्म हो जाए, उस साल धान की फसल पर तने की सुंडियों का हमला वैसे ही कम होता है। ज्यादातर हमारे किसान धान के खेत में परवाने देखते ही तने की सुंडियों पर स्प्रे का छिड़काव शुरू कर देते हैं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि धान के खेत में उड़ने वाले परवाने पत्ता लपेट सुंडी के भी हो सकते हैं। पत्ता लपेट सुंडी तने की सुंडी से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इन दोनों को कंट्रोल करने वाली कीड़े मार जहरें भी मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए सिर्फ परवाने देखकर फौरन स्प्रे नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले ये मालूम कर लेना जरूरी है कि फसल पर कौन सा कीड़ा हमला आवर हो रहा है। जब खेत में तने की सुंडी के परवाने नजर आना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि खतरे की घंटी बज चुकी है। खेत में आते ही ये परवाने अंडे देते हैं और तकरीबन फिर 5 से 8 दिन बाद इन अंडों से सुंडियां निकल आती हैं, जो फसल को जाहिर है कि खाना शुरू कर देती है। इसका मतलब यह है कि फसल में परवाने की आमद के 1 हफ्ते बाद सुंडियां फसल पर मौजूद होती हैं, जिन्हें तने के अंदर दाखिल होने से पहले पहले कंट्रोल करना बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर एक मर्तबा ये सुंडियां तने या कॉम्पल के अंदर दाखिल हो जाएं तो उन्हें कंट्रोल करना फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप परवानों पर नजर रखें और परवानों पर नजर रखने के लिए सबसे आसान तरीका जिनसी खुशबू वाले फंदों का इस्तेमाल है, जिन्हें फेरोमोन ट्रैप भी कहते हैं। जर्द और सफेद तने की सुंडी के लिए ये खुशबुएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग इस्तेमाल की जाती हैं, जो नर परवानों को अपनी तरफ
मुतवज्जो करती हैं, खींचती हैं। जिनसी फंदे लगाकर काश्तकारों को पूरे खेत में परवाने तलाश करने या टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खेत में लगे हुए इन्हीं 2-4 फंदों को देखकर ही आपको अंदाजा होता है कि खेत में आने वाले परवानों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर जिनसी फंदे दस्तयाब ना हो तो रोशनी के फंदे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाज़ काश्तकार ये गलती करते हैं कि इधर खेत में या फंदों में चंद परवाने नजर आए और उधर स्प्रे करने के लिए भाग खड़े हुए। स्प्रे करने से पहले भाई ये देखना नहायत जरूरी है कि फसल का नुकसान कितना हुआ है। तने की सुंडियों के हमले से कितनी कॉम्पलें सूख चुकी हैं या कितने मुंजर सफेद हो चुके हैं। इसी तरह से पत्तों और तनों पर हमले की शिद्दत कितनी है, उसकी अलामत कितनी है और पत्तों पर अंडों के कितने गुच्छे मौजूद हैं। क्योंकि सिर्फ परवाने की मौजूदगी नहीं बल्कि नुकसान की शिद्दत फैसला करेगी कि आपने स्प्रे करना है या नहीं करना। सो इसलिए नुकसान को देखना बहुत जरूरी है। तने की सुंडी अगर मुंजर निकलने से पहले हमला करे तो सुंडी तने के अंदर दाखिल होकर मरकजी कॉम्पल को खा जाती है, जिससे मरकजी यानी दरमियान वाली कॉम्पल सूख जाती है और उसे आमतौर पर हमारे काश्तकार सोक कहते हैं कि सोक बन गई है। लेकिन अगर हमला मुंजर निकलने के बाद हो तो सुंडी मुंजर की डंडी को अंदर से काट देती है और मुंजर सूखकर सफेद हो जाती है और उसे आमतौर पर हमारे काश्तकार खोक कहते हैं कि चट्टा सफेद हो गया या खोक बन गई। लिहाजा अगर 100 पौधों में से 5 पौधों की कॉम्पलें सूखी हुई हों या 5 मुंजर सफेद हो चुके हों तो फिर आपने स्प्रे के फैसले पर गौर करना है, उससे पहले आपने स्प्रे नहीं करना। लेकिन अगर ये तादाद इससे कम हो तो फौरन स्प्रे करना फसल और किसान के हक में नहीं है। इसी तरह अगर 1 मुरब्बा मीटर के इलाके में 2 से कम अंडों के गुच्छे मौजूद हों, जिनसी और रोशनी के फंदों में योमिया परवाने 8 से कम आ रहे हों तो फिर भी आपको स्प्रे से गुरेज करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर 100 पौधों में से सिर्फ 1 या 2 पौधों में सोक या फोक नजर आए तो हम क्यों कहते हैं कि काश्तकार को स्प्रे नहीं करना चाहिए और इस तरह स्प्रे करने में हर्ज क्या है। अब देखिए, कुदरत ने खुद भी आपके खेत में कीड़ों को कंट्रोल करने का इंतजाम कर रखा है। आपके खेत में बहुत से मुफीद और दोस्त कीड़े मौजूद होते हैं जो नुकसानदेह कीड़ों और उनके अंडों को खा जाते हैं, खत्म करते हैं उनको। लेकिन जब आप बिला जरूरत स्प्रे करते हैं तो ज्यादातर नुकसानदेह कीड़ों के साथ मुफीद कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह नर्म नाजुक से ये दोस्त कीड़े मर जाते हैं और दुश्मन कीड़े जो कि आमतौर पर ज्यादा सख्त जान होते हैं उनकी एक काबिल जिक्र आबादी बच जाती है। और इस बच जाने वाले सख्त जान दुश्मन कीड़ों की जब 1-2 हफ्ते बाद अगली नस्ल आती है तो फिर उसे रोकने वाला कोई दोस्त कीड़ा खेत में मौजूद नहीं होता और याद रखें, हमला पहले से भी शदीद हो जाता है। इसी तरह अगर फसल के नुकसान की सतह कम है तो मुमकिन है कि फसल की पैदावार में होने वाला नुकसान स्प्रे के खर्चे से भी कम हो। इसलिए चंद सूखी हुई कॉम्पलें या चंद सफेद मुंजर देखकर घबरा कर स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा और इंतहाई अहम नुकसान यह है कि बार बार जहरें इस्तेमाल करने से कीड़ों में जहर को बर्दाश्त करने की ज्यादा सलाहियत पैदा हो जाती है और फिर होता क्या है, वही जहर और वही मिकदार स्प्रे करने से सुंडियां कंट्रोल नहीं होती। इन सब बातों को देखने के बावजूद अगर स्प्रे करना जरूरी हो जाए तो दवा का इंतखाब भी नहायत सोच समझ कर करना चाहिए। इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाली जहरें वो मुस्तनद जहरें हैं जिन्हें आप तने की सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ जहरें ऐसी हैं जो सिर्फ तने की सुंडी के लिए हैं और दूसरी जहरें तने की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी, इन दोनों सुंडियों को मारती हैं। आपने अपने खेत में हमला करने वाली सुंडियों को देखकर उनकी शनाख्त करके जहर का इस्तेमाल करना है और इसकी वही मिकदार इस्तेमाल करनी है जो कि हम आपको बता रहे हैं या बोतल के लेबल के ऊपर दर्ज होती है। बहुत सी जहरों के ऊपर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगा रखी है जिन्हें हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है और हम आपको तजवीज करते हैं कि आप उन जहरों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर कार्टेप और मोनोमी हाइपो जहरें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। कार्टेप को पाकिस्तान में मुतारफ हुए
35 साल हो चुके हैं, जबकि मोनोमी हाइपो को 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। लिहाजा इतना लंबे अरसे में कीड़ों ने इन जहरों से बड़ी हद तक बचकर जीना सीख लिया है और अक्सर औकात इन जहरों के तसल्ली बख्श नताइज नहीं आते। खास तौर पर मोनोमी हाइपो के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से इस जहर का अब सुंडियों पर ज्यादा असर नहीं होता। लिहाजा बेहतर यही है कि काश्तकार नई जहरें इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों जहरों जैसा कि मोनोमी हाइपो या कारटेप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कारटेप या मोनोमी हाइपो में से किसी एक जहर को एक सीजन में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करें। और अगर आपको दूसरा स्प्रे करने की जरूरत पड़ गई है तो फिर आपने फ्लोबेंडामाइड या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल या टेट्रानिलीप्रोल में से किसी एक जहर का इस्तेमाल करना है। इन तीनों जहरों में से आपने किसी एक जहर का इंतखाब करना है। लेकिन अगर आपको तीसरा जहर भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो फिर आपने क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन या फेप्रोनिल प्लस कारटेप या आइसोसाइक्लोसीरम या मोनोमी हाइपो और फेप्रोनिल में से किसी एक जहर का इस्तेमाल करना है। लिहाजा ये ग्रुप वाइज हम आपको जहरें बता रहे हैं। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल सुंडियों के साथ साथ सफेद पुश्ती व भूरा तेला भी कंट्रोल करती है, जबकि दीगर बताई गई जहरें तने की सुंडियों के साथ साथ पत्ता लपेट सुंडी का भी खात्मा करती हैं। लिहाजा आपकी फसल पर कौन कौन से कीड़े हमलावर हैं, आपने उनकी शनाख्त करनी है और उसी हिसाब से जहरों का इस्तेमाल करना है। अगर आप हमारी बताई गई तरतीब के मुताबिक जहरों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि तने की सुंडियों का आपकी फसल से सफाया ना हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।